मैं हूं आपके साथ नेहा तिवारी। सबसे पहले बात करेंगे आज की बड़ी खबरों की। तो चमोली जिले के माणा गांव के पास ग्लेशियर टूट गया है। यहां बद्रीनाथ धाम के पास मोल्फा पाक घाटी पर नारायण पर्वत पर यह ग्लेशियर टूटा है। एवलांच में कुल 57 मजदूर फंस गए थे, जिसमें से 33 मजदूरों को निकाल लिया गया है। बाकी 24 मजदूरों को निकालने का काम अभी भी जारी है। माणा में 170 से ज्यादा सैनिक बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और बीआरओ की टीम भी रेस्क्यू में जुटी हुई है। लेकिन लगातार बर्फबारी और रेस्क्यू के चलते, बारिश के चलते रेस्क्यू में परेशानी हो रही है। सीएम धामी ने आपदा कंट्रोल रूम में बड़ी बैठक की है। बैठक में हालात पर चर्चा की गई है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भी सीएम धामी से इस मामले को लेकर बातचीत की है। सेना की गाड़ियों को माणा और बद्रीनाथ की तरफ मूव कर लिया गया है, लेकिन बर्फबारी के बाद हालात ये है कि गाड़ियों को पांडुकेश्वर के पास रोकना पड़ गया है। यहां भारी बर्फबारी के बाद सड़कों पर बर्फ ही बर्फ है। सेना की गाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए सड़क से बर्फ को हटाया जा रहा है। इसके बाद ही सेना की गाड़ियों और एम्बुलेंस आगे जा सकेंगी। न्यूज 18 की टीम भी सेना और रेस्क्यू टीम के साथ पांडुकेश्वर में मौजूद है और ग्राउंड पर न्यूज 18 की टीम भी इस वक्त मौजूद है। जो सूचना हमारे पास है तो टोटल 32 लोग हमें मिल चुके हैं, जिनमें कि 10 तो सुबह ही आईटीबीपी और आर्मी की टीम को वहाँ पे ज्वाइंटली मिल गए थे और वो आईटीबीपी हॉस्पिटल में अभी स्टेशन है। और उसके अतिरिक्त बीआरओ कमांडर द्वारा बताया गया है कि 22 लोग ऐसे थे जो सुरक्षित स्थान पे जाके अपना वहाँ बैठे थे और वो बीआरओ ने उनको भी सर्च कर लिया है और बीआरओ कैंप बद्रीनाथ में उनको लेके आ रहे हैं। तो फिलहाल 25 और लोगों की हमें तलाश रहेगी। एनडीआरएफ की टीम यहाँ आ गई है और पीएम सर के ऑफिस से लगातार सूचना ली जा रही है और जो भी यथासंभव हेल्प है वो हमारी स्थानीय एडमिनिस्ट्रेशन को दी जा रही है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर इस समय मैं पहुंच चुका हूं और हम कोशिश कर रहे हैं कि जो बद्रीनाथ धाम में एवलांच के बाद 57 लोग वहां पे फंसे हुए थे, उनको किस तरीके से वहां पे निकाला जा रहा है, उसका रेस्क्यू आप तक पहुंचाएं। लेकिन लगातार बारिश और बर्फबारी की वजह से आप देखिए, जो रेस्क्यू की टीम आईटीबीपी की जोशीमठ सुनील से रवाना हुई थी, वो इस समय रास्तों को काट काट कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा बर्फबारी हुई है। और जो बद्रीनाथ धाम में से लगभग 2 से 3 किलोमीटर आगे जो ग्लेशियर टूटने के बाद जो वहाँ पे हादसा हुआ है, अभी तक लगभग 16 लोगों को निकाल दिया गया है और 41 लोग अभी भी वहाँ पे फंसे हुए हैं। उनको निकालने का जो रेस्क्यू है वो जारी है। और यहाँ पे जो बर्फबारी हो रही है उसकी वजह से जो रेस्क्यू की टीम है वो भी धीरे धीरे मूवमेंट कर रही है। पैदल ये टीम बद्रीनाथ धाम तक पहुंचेगी। पांडुकेश्वर से आगे हम पहुंच चुके हैं और लगभग अभी जो सफर है बद्रीनाथ धाम का वो अभी 20 से 22 किलोमीटर का है। इसके अलावा आपको दूसरी तस्वीरें दिखाएंगे। जेसीबी मशीन के द्वारा यहाँ पे सड़क को क्लियर किया जा रहा है और अब जो टीमें हैं वो उनकी जो गाड़ियां हैं वो आगे की तरफ बढ़ेगी। उत्तराखंड पुलिस की जीप भी आपको पीछे दिखाई दे रही है, वो भी बद्रीनाथ धाम की तरफ जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन लगातार बर्फबारी की वजह से जो रास्ते हैं वो बिल्कुल बंद हो चुके हैं। और ये देखिए आप किस तरीके से जो बड़ी गाड़ियां हैं वो भी स्लिप हो रही हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इस समय जो हालात हैं पहाड़ों में वो बहुत बदले हुए हैं, लेकिन सबका मकसद है कि जो 57 जिंदगियां इस समय बद्रीनाथ धाम में एवलांच के अंदर फंसी हुई है, उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला जाए। नितिन शर्माल, न्यूज 18, बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग, पांडुकेश्वर। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कल बद्रीनाथ जाएंगे। माणा गांव में एवलांच के बाद राहत अभियान चल रहा है, इसे लेकर सीएम धामी बद्रीनाथ जाएंगे और मजदूरों का हालचाल जानेंगे। बद्रीनाथ में आईटीबीपी और आर्मी की तरफ से चलाए जा रहे सर्च ऑपरेशन का जायजा भी लेंगे। सीएम धामी ने देहरादून में चमोली की बारिश पर लगातार नजर बनाई हुई है। बचाव के काम चल रहे हैं तेजी से। सभी चाहे आईटीबीपी है, सेना के लोग हैं, स्थानीय प्रशासन के लोग हैं, वायुसेना के लोग हैं, एक्सपर्ट हैं, सभी से वार्ता हो चुकी है। सभी लोग अपनी पूरी तरह से बचाव और राहत कार्य में
लगे हुए हैं जो भी जिस स्तर पर, क्योंकि मौसम थोड़ा अभी खराब है, विजिबिलिटी बहुत नहीं है, इसलिए हेलीकॉप्टर सेवा वहाँ पर नहीं हो पा रही है। और जो स्नो एक्सपर्ट हैं उनकी भी सेवाएं ली जा रही हैं और आईटीबीपी के लोग वहाँ विशेष रूप से काम कर रहे हैं। एनडीआरएफ भी वहाँ लगी है, एसडीआरएफ की टीम भी लगी है। चमोली में बड़ी एवलांच भारी तबाही लेकर आया है। यहां माणा गांव के पास ग्लेशियर टूट गया है। एवलांच आने से 50 से ज्यादा मजदूर उसकी चपेट में आ गए हैं। 32 मजदूरों को बचा लिया गया है। राहत बचाव का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। आईटीबीपी, बीआरओ, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू के काम में जुटी हुई है। ये रिपोर्ट देखिए। चमोली के माणा गांव में सुबह ठीक से हुई भी नहीं थी कि बर्फीले तूफान ने तबाही मचा दी। सुबह करीब 5 बजे बीआरओ कैंप के ऊपर एवलांच आया, जिससे किसी को भी संभलने का मौका तक नहीं मिला। मौसम कई दिनों से खराब चल रहा था, बर्फबारी हो रही थी। किसी को आभास नहीं था कि बर्फीला तूफान मुसीबत लेकर आ रहा है। मजदूरों के कैंप से एवलांच टकराया, जिसकी चपेट में करीब 50 लोग आ गए। मंजर कितना भयानक रहा होगा, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। एवलांच की चपेट में 8 कंटेनर और 1 शेड आ गया। नेचुरल डिजास्टर के कारण वो ये डैमेज हुआ और उसमें करीब हमने जैसे पता चला तो आईटीबीपी की जो हमारी कंपनी वहां पर है, इसके जिसको लीड हमारा एक गस्टेड ऑफिसर करता है और साथ में हमारी कंपनी के वहां करीब अच्छे मतलब जो हमारी कंपनी का हाई स्ट्रेंथ भी है, तो साथ में तुरंत हमने उसको रेस्क्यू और रिलीफ वर्क करना शुरू किया। और साथ में ये भी कहना चाहूंगा कि हमारे बगल में ही आर्मी की भी डिप्लॉयमेंट है, तो आर्मी ने भी साथ साथ ही इसमें रेस्क्यू रिलीफ वर्क में हेल्प किया, वो भी रेस्क्यू रिलीफ वर्क किए। चमोली में माणा के पास जिस जगह एवलांच आया है उसको हम मैप के जरिए आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये आप देख सकते हैं, ये उस पूरे इलाके का ये मैप है। हालांकि मैप गर्मियों का लिया गया है। ये अलकनंदा है और ये अलकनंदा से लगी हुई ये बद्रीनाथ नेशनल हाईवे है जो माणा गांव के लिए जाता है। और ठीक यहाँ से माणा से कुछ पहले ये सड़क तिब्बत बॉर्डर के लिए कटती है। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर माणा, ये आपको माणा गांव नजर आएगा और माणा गांव से कुछ पहले ये माणा पास है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आईटीबीपी का कैंप यहाँ पर मौजूद है। ठीक यहीं पर इसी कैंप के पास ये एवलांच आया, जिसने यहाँ पर जो श्रमिक रह रहे थे उनको वो इस एवलांच के नीचे दब गए और फिर एवलांच नीचे बताया जा रहा है कि अलकनंदा तक उसकी रीच बनी हुई है। हादसे की जानकारी मिलते ही आईटीबीपी, बीआरओ की टीमें राहत बचाव में जुट गई। सेना के अलावा एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें भी राहत बचाव में लग गई। टीम में डॉक्टर भी शामिल है। रेस्क्यू किए गए मजदूरों को अस्पताल ले जाया गया है। माणा से बीआरओ की तरफ से निर्माण चल रहा है, वहीं पर सभी मजदूर काम के लिए पहुंचे थे। पहाड़ी राज्यों में पिछले कई दिनों से मौसम खराब चल रहा है। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी भी हो रही है, जिसकी वजह से कहीं पर 2 से 3 फीट और कहीं ज्यादा बर्फ जमा हो गई है। लगातार बर्फबारी होने से रेस्क्यू मिशन भी आसान नहीं होता। बद्रीनाथ धाम में जो आईटीबीपी आर्मी की टीम थी उनके द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाया गया और अब जो निचले इलाकों से ऊपरी इलाकों में अब जो बद्रीनाथ धाम है वहाँ पे आर्मी आईटीबीपी की एम्बुलेंसें भेजी जा रही हैं। आप देखिए आईटीबीपी के वाहन जो हैं वो यहाँ पे अभी रुके हुए हैं पांडुकेश्वर क्षेत्र में और यहाँ से इनको अब आगे किया जाएगा। आप देख सकते हैं अभी भी इन बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर जो ये पांडुकेश्वर का इलाका है लगातार बर्फबारी हो रही है। इस बीच जो रेस्क्यू टीम है वो लगातार बद्रीनाथ धाम की तरफ जा रही है। आर्मी की ये गाड़ियां आप देख सकते हैं नेशनल हाईवे पर खड़ी है क्योंकि बर्फ बहुत ज्यादा इस समय गिरी है, लेकिन ग्राउंड जीरो से लगातार जो मूवमेंट है सर्च ऑपरेशन का वो लगातार जारी है। टीमों को रवाना कर दिया गया है, सेना की मदद ली जा रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आपदा कंट्रोल रूम में बड़ी बैठक की। अधिकारियों के साथ माणा के हालातों पर चर्चा हुई। बचाव के काम चल रहे हैं तेजी से। सभी चाहे आईटीबीपी है, सेना के लोग हैं, स्थानीय प्रशासन के लोग हैं, वायुसेना के लोग हैं, एक्सपर्ट हैं,
सभी से वार्ता हो चुकी है। सभी लोग अपनी पूरी तरह से बचाव और राहत कार्य में लगे हुए हैं, जो भी जिस स्तर पर, क्योंकि मौसम थोड़ा अभी खराब है, विजिबिलिटी बहुत नहीं है, इसलिए हेलीकॉप्टर सेवा वहां पर नहीं हो पा रही है। और जो स्नो एक्सपर्ट हैं उनकी भी सेवाएं ली जा रही हैं और आईटीबीपी के लोग वहां विशेष रूप से काम कर रहे हैं। एनडीआरएफ भी वहां लगी है, एसडीआरएफ की टीम भी लगी है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भी सीएम धामी से बात की है। मजदूरों को जल्द सुरक्षित बाहर निकालने के उपायों पर चर्चा हुई। चमोली में भारी बर्फबारी के बाद नेशनल हाईवे बंद है। हनुमान चट्टी से लेकर बद्रीनाथ धाम तक सड़क पर बर्फ जम चुकी है, जिसकी वजह से आवाजाही बंद है। बीआरओ बर्फ हटाने के काम में जुटी है। सुनील नवप्रभात के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। सुबह से ही पूरे उत्तराखंड में भारी बर्फबारी हुई है। नीति घाटी से सीजन की चौथी जबरदस्त बर्फबारी हुई है। यहां 1 से 1.5 फीट तक बर्फ जम चुकी है। वहीं इससे ऊपर इलाकों में 2 से 2.5 फीट तक बर्फ जम चुकी है। बर्फबारी के बाद कड़ाके की ठंड से घाटी में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं नीति मलारी नेशनल हाईवे पर बर्फ की सफेद चादर जम चुकी है। वहीं जोशीमठ में -3 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है, तो वहीं बद्रीनाथ धाम में तापमान -30 -10 तक पहुंच गया है। हनुमान चट्टी से लेकर बद्रीनाथ धाम तक सड़क पर बर्फ जम चुकी है, जिसकी वजह से आवाजाही पूरी तरीके से बंद हो गई है। वहीं बीआरओ की मशीन बर्फ हटाने में जुटी हुई है, लेकिन बार बार बर्फ गिरने से सड़क खोलने में भारी दिक्कतें हो रही हैं। उत्तरकाशी में 24 घंटे से बारिश बर्फबारी जारी है। जानकी चट्टी, खरसाली, मुखबा, हरसिल, गंगोत्री, यमुनोत्री में लगातार बर्फबारी जारी है। वहीं निचले क्षेत्र में हल्की बारिश हो रही है। ताजा तस्वीरें गंगोत्री धाम की है, जहां स्नोफॉल हो रही है। पूरा मंदिर बर्फ की चादर में ढक चुका है। गंगोत्री, यमुनोत्री धाम में भारी बर्फबारी हो रही है, जिससे देखा जा सकता है कि किस तरह दोनों धाम में बर्फ की मोटी चादर बिछ चुकी है। गंगोत्री धाम में 4 फीट से ज्यादा चादर बिछ गई है। और पिथौरागढ़ में मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल गया है। आलम यह है कि जिले के ऊंचे इलाकों में बर्फ की सफेद चादर पे लिपट गया है। चाइना बॉर्डर से सटे व्यास और दरबा घाटी में 3 फीट से अधिक बर्फ गिर चुकी है। इन इलाकों में पारा -15 डिग्री तक गिर गया है। वहीं मुंसियारी और कालमा मुनि में भारी बर्फबारी हुई है। स्नोफॉल के कारण इन इलाकों को जोड़ने वाले रास्ते भी बंद हो गए हैं। ऊंचे इलाके में बर्फबारी के साथ ही निचले इलाकों में लगातार बारिश हो रही है। मौसम का ये बदला मिजाज पहाड़ के लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। हरिद्वार की रोशनाबाद जेल में पूर्व विधायक प्रणव सिंह चैंपियन को कोर्ट से झटका लगा है। हरिद्वार सीजेएम कोर्ट ने चैंपियन की जमानत खारिज कर दी है, यानी चैंपियन को कुछ और दिन जेल में बिताने पड़ेंगे। चैंपियन के वकीलों के मुताबिक अब सेशन कोर्ट में जमानत की याचिका दाखिल की गई है। आपको बता दें कि खानपुर विधायक उमेश कुमार के ऑफिस पर फायरिंग करने के बाद 27 जनवरी को प्रणव सिंह चैंपियन को जेल भेजा गया था। जेल का खाना खाकर चैंपियन की तबीयत बिगड़ गई है, जिसके बाद उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है। हालांकि अब चैंपियन की हालत ठीक है, लेकिन फिर भी जबरदस्ती चैंपियन अस्पताल में जमा हुआ है और जेल जाने को तैयार नहीं है। वहीं चमोली एवलांच मामले में गढ़वाल के सांसद अनिल बलूनी ने राज्य सरकार को पूरी मदद का भरोसा दिया है। केंद्र और राज्य के संपर्क में है। अनिल बलूनी लगातार प्रशासन से अपडेट ले रहे हैं। तो आज एवलांच मामले में गढ़वाल के सांसद अनिल बलूनी ने राज्य सरकार से पूरी मदद का भरोसा दिया है। केंद्र और राज्य के संपर्क में है, ऐसा अनिल बलूनी ने कहा है। उन्होंने कहा है कि अनिल बलूनी लगातार प्रशासन से अपडेट ले रहे हैं। और उत्तराखंड बीजेपी में मंडल अध्यक्षों की तैनाती हो चुकी है और अब बारी जिला अध्यक्षों की है। 2 मार्च को होने वाली फाइनल मीटिंग से पहले पर्यवेक्षक जिला में
जाकर राय बना रहे हैं और ऐसे में बीजेपी विधायकों को लेकर जबरदस्त लॉबिंग भी चल रही है। बीजेपी संगठन में नई कार्यकारिणी को लेकर इन दिनों हलचल तेज है। पहले मंडल अध्यक्षों को लेकर कई दौर के मंथन के बाद नाम फाइनल हुए तो जिला अध्यक्षों को लेकर राय शुमारी तेज है। देहरादून और हरिद्वार में अध्यक्ष की रेस में 6 बड़े नाम हैं, तो वहीं नैनीताल में 14 नाम दावेदारी कर रहे हैं, जबकि पिथौरागढ़ के पैनल में 11 नाम है। हमारे जितने भी कार्यक्रम संगठन द्वारा दिए गए उन कार्यक्रमों में लगातार नैनीताल जिला प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान पर पूरे प्रदेश में रहा और उसके अलावा जो चुनाव भी जितने हुए उन पर भी हमने सफलता प्राप्त की लगातार। तो इसलिए इस नाते मैंने ये एक आग्रह किया सभी से कि यदि वे दूसरा कार्यकाल देते हैं तो मैं पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ इस कार्यकाल को भी निभाने के लिए तत्पर रहूं। महिलाओं को सशक्त किया जा रहा है। पार्टी चाहती है कि महिलाएं नेतृत्व करें, आगे आए, उसी के संबंधित होकर के एक नाम जो है हमने भी अपना दिया है। अब जिलों में कौन कौन नाम दावेदार हैं वो आपको बताते हैं। देहरादून की बात करें तो सिद्धार्थ अग्रवाल, विजेंद्र थपलिया, रतन सिंह चौहान, श्याम अग्रवाल, विशाल गुप्ता और प्रदीप दुग्गल जिला अध्यक्ष की रेस में है। हरिद्वार में संदीप गोयल, आशुतोष शर्मा, विकास तिवारी, रीता चमोली, योगेश चौहान, ऋषिपाल सिंह शामिल है। नैनीताल जिले में प्रताप विष्ट, शंकर कोरंगा, संजीव कुंवर, अजय राजौर समेत 14 दावेदार हैं, जबकि पिथौरागढ़ में गिरीश जोशी, वीरेंद्र शाह, ललित पंत, महिमन कन्याल, मीना बिष्ट, इंद्र लुंठी, कृपाल वल्दिया, दीपक कार्की, राजेंद्र जोशी और गोलू पाठक के नाम दौड़ में हैं। ऐसे ही अन्य जिलों में भी बीजेपी अध्यक्ष की रेस में कई नाम हैं। सिफारिश कोई बाध्यता होती नहीं है। हमने अपने प्रत्येक जनपदों के अंदर 3 पर्यवेक्षक भेजे हुए हैं और पर्यवेक्षकों के पास प्रत्येक कार्यकर्ता को अपना विषय रखने का रहेगा और हर कार्यकर्ता अपनी चॉइस को बताएगा। उसमें जिस कार्यकर्ता के बारे में अधिकतर कार्यकर्ता बोलेंगे तो क्योंकि सीधा मतदान तो नहीं है लेकिन मतदान से कम भी नहीं है। इस बार बीजेपी संगठन ने जिला अध्यक्षों के लिए 45 से 60 साल की उम्र सीमा भी तय की है। लिहाजा अब ये देखना बाकी है कि कौन सा कैंडिडेट पार्टी की उम्मीदों पर खरा उतरता है। हल्द्वानी से शैलेंद्र नेगी के साथ देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। और यहाँ वक्त है एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने काम में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही है। शुक्रवार को देहरादून में उच्च स्तरीय मीटिंग में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ठीक से काम नहीं करने में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारी अब चिन्हित किए जाएंगे। ऐसे कर्मचारियों को सरकार अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे सकती है। उच्च स्तरीय मीटिंग में सीएम धामी ने अधिकारियों को इसके निर्देश दिए। कांग्रेस हाईकमान राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष बदल रहा है। उत्तराखंड में भी प्रदेश अध्यक्ष बदलने की चर्चा तेज है। इन्हीं चर्चाओं के बीच शनिवार को दिल्ली में मीटिंग बुलाई गई है। इस मीटिंग में प्रदेश कांग्रेस के सभी सीनियर नेता शामिल होंगे। माना जा रहा है कि प्रभारी शैलजा और संगठन महामंत्री के वीसी ये मीटिंग ले सकते हैं। उत्तराखंड में कांग्रेस के लिए लोकसभा चुनाव और निकाय चुनाव में नगर निगम के नतीजे अच्छे नहीं रहे। साल 2027 की शुरुआत में अलग विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में माना जा रहा है कि कांग्रेस हाईकमान दूसरे राज्यों की तरह उत्तराखंड में संगठन का चेहरा बदल सकता है। शनिवार की मीटिंग को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। और वहीं रामनगर में कॉर्बेट के ढिकाना जोन में कॉर्बेट प्रशासन जल्द ही 2 वॉच टावर पर्यटकों के लिए खोलने जा रहा है। इन वॉच टावर से पर्यटक वन्य जीवों को निहार सकेंगे। ये वॉच टावर पहले पर्यटकों के लिए खुले रहते थे, लेकिन कुछ सालों से इन्हें पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया था, जिन्हें पर्यटकों के लिए एक बार फिर खोलने की कवायद शुरू कर दी गई है, जिसकी मरम्मत का काम किया जा रहा है। उसके बाद पर्यटकों की सुरक्षा के लिए इनकी बाहर से सोलर फेसिंग की जाएगी। अभी ढिकना
ढिकाला में 2 वॉच टावर खोले जाएंगे। हमारे जो ढिकाला जोन में 2 वॉच टावर हैं उनको हम खोलने का तैयारी कर ली है। इसका जो सहमति है वो कॉर्बेट फाउंडेशन की शासी निकाय द्वारा दी गई थी। उसके तहत हमारे 2 वॉच टावर को हम पर्यटकों के लिए खोलेंगे, जिसमें पर्यटक बैठ के वन्य जीवों का अवलोकन कर सकते हैं। उत्तरकाशी के डुंडा में लोसर मेला की धूम देखने को मिल रही है। बारिश के बीच जाड़ भोंडिया समुदाय के लोगों ने पहले दिन दीपावली के रूप में देर रात तक लोसर मनाया। बौद्ध पंचांग के अनुसार जाड़ भोटिया समुदाय के लोगों ने अपने अपने घरों में पहले छिलके जलाए। इसके बाद सभी लोग छिलके लेकर मसाल के रूप में डुंडा बाजार में होते हुए गंगोत्री हाईवे पर स्थित एक चौराहा पर इकट्ठा हुए, जहां सभी ने छिलके विसर्जित किए और दुख, रोग और अशांति को नष्ट करने की कामना की। और वहीं उत्तराखंड में महिला और बाल आयोग को भले ही एक बार फिर से अध्यक्षता मिल गई हो, लेकिन पिछले कार्यकाल के ही कई काम ऐसे हैं जो दोनों आयोग में अभी भी पेंडिंग है। पिछले 2 साल से महिला नीति पर काम चल रहा है, लेकिन आज तक प्रदेश को एक सशक्त महिला नीति नहीं मिल पाई है। वहीं बाल आयोग में भी स्थिति कुछ ऐसी ही है, जहां 2024 से लेकर अब तक 103 केस पेंडिंग है। सबसे ज्यादा प्राइवेट स्कूलों से संबंधित आरटीआई के केस शामिल हैं। प्रदेश में तकरीबन 34 राइट टू एजुकेशन के मामले आयोग के रिकॉर्ड में हैं, जबकि पॉक्सो के 12, जेजे एक्ट के 18 और अन्य मामलों को मिलाया जाए तो तकरीबन 48 केस ऐसे हैं जो अभी तक आयोग में पेंडिंग है। विद्यालयों में न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत ही काम हो रहा है कि नहीं। जो किड स्कूल के नाम की ये एक नई बीमारी हमारे समाज को ग्रसित कर रही है, जहां 1.5 साल 2 साल के बच्चे को स्कूल एनवायरनमेंट में भेजा जा रहा है, उस पर मुझे काम करना है। उत्तराखंड में महिला नीति तैयार हो रखी है और वो शासन में गई भी है, और उसमें जितने भी हैं पूरे उत्तराखंड की महिलाओं को दृष्टिगत तक, चाहे पहाड़ का हो, प्लेन का है, वो पूरा क्षेत्र उसका समावेश करके कि महिलाएं कैसे आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में किस तरह से वो आगे बढ़े, कैसे वो। और यहाँ वक्त एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।